बसोदा में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजारों की खुलने की तैयारी और देख लेते हैं फटाफट किस तरह का रुझान है एशियाई बाजारों में। मिला जुला कारोबार है, कुछ बाजार ऊपर कुछ नीचे। कोरिया है 0.5% ऊपर, सिंगापुर थोड़ा नीचे और जापान नीचे है। हांगकांग ये 0.5% मजबूत है। हमें क्या पसंद है? हांगकांग से लेंगे संकेत, तो हम भी थोड़ा ऊपर को लेंगे। तो 10-12 पॉइंट ऊपर एसजीएक्स निफ्टी 6810 ये था लेवल कल का रुपए का क्लोजिंग बेसिस पर। 5 पैसे की मामूली कमजोरी थी। तो आज देखना है करेंसी मार्केट, क्योंकि कल बता दूं, एक बार फिर से याद दिला दूं आपको कि अमेरिका में कल छुट्टी थी, वहां के बाजार बंद थे। एक और बात याद दिला दूं, आज ब्रिटेन में उनकी प्रधानमंत्री तेरेसा मे वो बताने वाली है ब्रेक्जिट के बारे में। तो आज यूरोप के बाजार और दिन के बाद यूरोप की चाल पर, खबरों पर नजर जरूर रखिएगा। जो कुछ बड़ा एक्शन होगा वो वहां से होगा। वैसे लोगों को अंदाजा है कि निकलना तो तय है, ब्रेक्जिट हो ही रहा है, इसी वजह से वो प्रधानमंत्री बनी। तो ऐसे में किस तरह से निकलेंगे, कितने झटके के साथ निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, उस पर होगा। तो उस पर बाजारों का रिएक्शन आने वाला है। तो ये सारा रिएक्शन है शुरुआती कारोबार का। आइए, तो आज शुरुआती कारोबार में हमें नजर किन चीजों पर रखनी। पहला तो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसके कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे आए हैं। दूसरा, नतीजों के अलावा आज जो नतीजे आने वाले हैं, हेवल्स 2 दिनों से स्टॉक बड़ा मजबूती में, और कल भी लॉन्ग पोजीशंस बनते हुए दिखी थी, आज वो देखेंगे। वायदा कारोबार का एक और स्टॉक है जो आज नतीजे देगा, वो है एनआईटी टेक। यहां पर भी आज रिजल्ट्स आने वाले। कैनफिन होम्स, कल 2 फाइनेंस कंपनियों, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के नतीजे आए थे। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और डीएचएफएल दोनों ने शानदार नतीजे पेश किए। आज कैनफिन होम पर नजर रखेंगे। डेल्टा कॉप नतीजे आज आने वाले। उससे पहले सिक्किम गैंगटॉक में एक एक्विजिशन, नहीं, लाइसेंस मिला इन्हें अपना कैसीनो खोलने का, तो इस पर नजर रखेंगे। चलिए शुरुआत कर ले। पहली टिप आपकी स्क्रीन पर सेंसेक्स और निफ्टी में, और 9 पॉइंट नीचे है निफ्टी और सेंसेक्स 12 पॉइंट ऊपर। तो शांत शुरुआत के संकेत है। कोटक महिंद्रा बैंक 3% ऊपर दिख रहा है पहली टिक पर। बैंक ऑफ बड़ौदा 2% ऊपर, एसबीआई 2% ऊपर, टाटा मोटर्स 2% ऊपर। तो फिर कमजोर क्या है? एचसीएल टेक में 2.5% का नुकसान। कल सारे फिर से ये शेयर थोड़े वीक होते हुए दिखे। औरोबिंदो फार्मा 2% नीचे, इन्फी 2% नीचे, रिलायंस 2% नीचे दिख रहा है शुरुआती कारोबार में प्री ओपनिंग सेशन में। इस वक्त आपको मारुति 3.5% की मजबूती, रुपए में 1 पैसे की मजबूती, यानी कि रुपया आज जस का तस। डॉलर इंडेक्स में कोई खास रुझान है नहीं, वही 101.50 के आसपास चल रहा है। और कल अमेरिका बंद था, तो डॉलर इंडेक्स का कोई खास रुझान नहीं, तो रुपए में भी एकदम शांत शुरुआत होती दिखी है। ये है आपका शुरुआती रुझान। तो ब्रेक के पहले जो हम बात कर रहे थे कि 2 और स्टॉक बैन में आए हैं, रिलायंस कम्युनिकेशन और एचडीआईएल, उस पर सुमित से राय ली जाए। सुमित, एक तो ये बताएं कि ये 8 स्टॉक बैन में हो गए और कल फिर से 2 ये कमजोर क्वालिटी वाले शेयर बैन में आए। ये कॉन्सेप्ट को कैसे समझा जाए? क्या थोड़ी चिंता की बात है? और दूसरा ये कि फिर इन दोनों शेयरों में क्या राय होगी आपकी? यस, बिल्कुल, ये थोड़ा सा कॉशियस रहने का संकेत है। जैसे आपने कहा कि चिंता की बात है, ये चीजें थोड़ी सी खटक रही है कि ये जो एकदम नहीं चलने वाले चीजों में एकदम मूवमेंट आने लगा। मतलब लोगों ने थोड़ा सा अपना ये करने की कोशिश करी कि जिस सब पे तेजी आ चुकी है उनको अभी छोड़ के जो एकदम फिटे हुए स्टॉक्स थे उनको अंदर पकड़ने की कोशिश करी है। तो ये संकेत मिलता है कि शायद अब प्रॉफिट बुकिंग अगर आना स्टार्ट हुई तो वापस से फॉल हमको देखने को मिल सकता है। तो इमीडिएटली एक तो कॉशियस तो रहना चाहिए बिल्कुल भी। अब रही इन दोनों स्टॉक्स की बात, तो आरकॉम तो अभी तक नहीं दिख रहा है, ना ही चार्टिकली, ना ही कोई खास डेटा वाइज कुछ भी ऐसा स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है कि जिसकी वजह से कोई बड़ी तेजी यहां से बनती है। आई थिंक अगर ये स्टॉक के अंदर तेजी करनी तो एक बार अवॉइड कीजिए, बिकॉज इमीडिएटली स्टॉक के अंदर तेजी के कोई भी सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं। अगर ये कोई 35 के ऊपर सस्टेन करेगा तो इसके अंदर कुछ तेजी का व्यू बना सकते हैं, बट जब तक नहीं बनता तब तक इसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए एक बार शॉर्ट टर्म के लिए। दूसरी तरफ एचडीआईएल में भी कुछ ऐसा ही है, लोअर लेवल से रिकवरी जरूर देखने को मिली है, बट ये कोई फ्रेश तेजी अभी तक नहीं लग रही है। फ्रेश तेजी के लिए स्टॉक को एक बार 67-68 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। 2 से ₹2.5 की तेजी जरूर देखने को मिल सकती है, बट 67-68 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही फ्रेश तेजी में जाए, अदरवाइज अवॉइड करें। इसके अलावा विकास जी, आपकी राय लेनी थी मुझे सीपीएसई ईटीएफ्स पर भी। आज एंकर इन्वेस्टर्स के लिए बुक खुलेगी और कल रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें पैसा लगा सकेंगे। कल से लेकर 20 जनवरी तक का मौका है। ये बताइए, पैसा लगाना चाहिए इसमें, क्योंकि पीएसयू स्टॉक्स तो अच्छा प्रदर्शन दिखा ही रहे हैं, या आपको लगता है इसके भीतर जो पीएसयू शेयर हैं वो अच्छे लग रहे हैं, वहां पर पैसा लगाना चाहिए?
बिल्कुल हेमंत, ये सीपीएसई जो ईटीएफ आ रहा है इसमें डेफिनेटली पैसे लगाने चाहिए। एक तो रिटेल जो इन्वेस्टर्स हैं उनको 5% का डिस्काउंट मिलेगा, तो आप अगर इंडिविजुअली अगर उसी प्रोपोर्शन में उन शेयर्स को बाजार में खरीदते हैं तो उससे 5% का एडवांटेज तो आपको ईटीएफ खरीदने से ही मिलता है। तो डेफिनेटली ईटीएफ के थ्रू जाना चाहिए। और जैसे हमने पिछले 2 ईटीएफ्स के भी रिटर्न्स देखे हैं जो कि बाजार को उन्होंने बहुत अच्छे से बीट किया है, तो मुझे लगता है ये सब क्वालिटी स्टॉक्स है और इनमें लंबी अवधि के लिए निवेश करेंगे तो डेफिनेटली अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छी है, तो मेरी राय रहेगी रिटेल इन्वेस्टर्स को इनमें बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। आपको बता दूं कि इस ईटीएफ में डिस्काउंट तमाम तरह के इन्वेस्टर्स के लिए, न सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, जो भी इन्वेस्टर, चाहे वो एंकर इन्वेस्टर जिनकी बुक आज खुली है, आज देखेंगे। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग हुआ, आज शाम को पता चलेगा किस तरह के एंकर इन्वेस्टर्स आकर पैसा लगाते हैं। इससे आपको क्या आइडिया लगेगा कि सरकारी बैंक, माफ कीजिए, सरकारी शेयरों में जो इतनी तेजी हो गई, क्योंकि देखिए ओएनजीसी हुआ अपने नीचे 16 से 40% भाग चुका है। बाकी सारे बीएमएल, बीएल जो 10 स्टॉक है, पहली बात तो है कि इसमें 10 के 10 स्टॉक फिक्स है। हर क्वार्टर में, हर 3 महीने बाद इनका रेशियो चेंज हो सकता है होल्डिंग का, लेकिन रहेंगे ये 10 के 10 शेयर। तो उस पर कमेटी है जो विचार करेगी 3 महीनों बाद कौन सा शेयर कम या ज्यादा किया जाए, पहली बात। अब डिस्काउंट सबको मिलना है, इसका मतलब पहले जो ऑफर फॉर सेल में रिटेल इन्वेस्टर के लिए एडवांटेज होता था, तो वो एडवांटेज अब रिटेल इन्वेस्टर को नहीं है, एक्स्ट्रा एडवांटेज। क्योंकि पहले क्या होता था, फ्लोर प्राइस नीचे होती थी तो स्टॉक पहले थोड़ा पहले ही गिर जाते थे, फिर 5% एडिशनल मिलता था तो कुशन ज्यादा था। अब ये ध्यान रखें इसमें कुशन कम है। दूसरी बात, 24% जाएगा इसका पैसा ओएनजीसी में और 20% कोल इंडिया में। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्या आप कोल इंडिया इस लेवल पर खरीदना चाहते हैं, ओएनजीसी तो समझ में आता है। तो कुछ इफ और बट है, तो इसलिए इसको पैसा लगाने का एक सिंपल फॉर्मूला ये है कि मिनिमम आप 1 साल, बेहतर है कि 3 साल का व्यू लेकर चलें, ताकि आपको 4% के डिविडेंड यील्ड का फायदा मिले, और तब आप पैसा लगाएंगे तो सेफ रहेंगे। ये है आपके लिए सीपीएसई ETF 2। चलिए देख लेते हैं आज आपके लिए ट्रेडिंग के मौके कहां हैं। स्टॉक 2020 के 20 बेहतरीन खिलाड़ी आपके लिए। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए, बल्लेबाजों से भरी हुई है। फोकस है 1 फरवरी को आने वाले बजट के ऊपर, और बजट से पहले आपको खरीदारी करनी चाहिए। स्कॉट्स में ट्रैक्टर की बिक्री के आंकड़े जबरदस्त आ रहे हैं, और फोकस होगा इरिगेशन सेक्टर पर। ड्रिप इरिगेशन पर सरकार बजट में ज्यादा एलोकेशन करेगी, तो ईपीसी इंडस्ट्रीज पर नजर रखिए। जैन इरिगेशन भी दौड़ेगा, और जैन इरिगेशन के डीवीआर में भी तेजी देखने को मिलेगी। यूनाइटेड फॉस्फोरस एक और इसी तरह की कंपनी, यहां पर नजर होनी चाहिए। एग्रोकेमिकल्स बनाती है। रैलिस में भी तेजी देखने को मिलेगी। रैलिस के नतीजे भी इस हफ्ते आने वाले हैं, इसलिए इसको डिपेंडेबल का दर्जा दिया है। अब से लेकर नतीजों तक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकता है। और सरकार जिस तरह से कह रही है कि अगर घरेलू बाजार में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में कुछ इस्तेमाल होगा, तो फिर यहां पर बनने वाला मेटल ही इस्तेमाल होगा, स्टील इस्तेमाल होगा। ये एक बड़ी राहत की बात है घरेलू स्टील कंपनियों के लिए। तो उत्तम गैल्वा और मॉन्ट इस्पात को टीम में शामिल किया है। रोटोपंप फिर से फ्रेट का दर्जा दिया है। ये ऐसी कंपनी है जो एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ जुड़ी हुई है, यहां पर अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। और एमको में भी तेजी देखने को मिलेगी। ट्रांसफॉर्मर्स बनाने का कामकाज करती है, और बजट से पहले यहां पर भी छोटे मझौले शेयरों में ये शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। मेरी टीम में देखिए यहाँ पे एक बिकवाली का ऑप्शन है आपके पास, और वो हेवेल्स में लगता है रिजल्ट के बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। लेकिन डेल्टा कॉप कसिनो को मंजूरी मिली गैंगटॉक में। केएनआर कंस्ट्रक्शन में फंड बाइंग चल रही है। टीम लीज ने एक्विजिशन किया है, और वीआईपी इंडस्ट्रीज में खरीदारी करिए, क्योंकि यहाँ पे बेहतर परफॉर्मेंस आगे आपको देखने को मिलेगा। पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल्स एक बजट पिक के साथ साथ इसमें बहुत सारी तेजी इसलिए भी बाकी है क्योंकि सरकार का जो फोकस है सरकारी कंपनियों में, उसका फायदा इसको मिलेगा। सेल और जेएसडब्ल्यू स्टील 2 स्टॉक रखिए, क्योंकि सरकार ये प्लान बना रही है कि जो भी सरकारी प्रोजेक्ट बनेंगे उसके लिए स्टील डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कंपनियों से खरीदी जाए, तो उसका फायदा होगा। श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस में नजर रखिए, यहाँ पे भी इंफ्रा फाइनेंसिंग कंपनियों में तेजी बन रही है। और मैक्सवेल इंडस्ट्रीज जो वीआईपी क्लोथिंग के नाम से जानी जाती है, इसमें भी एक पेंटअप डिमांड के चलते तेजी देखने को मिल सकती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर जबरदस्त प्रदर्शन दिखाएंगे। एसआर या इंफ्रा नीरज की टीम में शामिल था। एक बार एक कुणाल चार्ट बताइए इसका कैसा लग रहा है, क्योंकि ये शेयर भी काफी अच्छा प्रदर्शन पिछले कई दिनों से दिखा रहा है। क्या और ऊपर जा सकता है? डेफिनेटली हेमंत, बहुत ही बेहतरीन चार्ट है, और इसको थोड़ा मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि ये काउंटर 100 रुपए भी जा सकता है। बहुत अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर है। अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करें तो मुझे लगता है कि 84 पर एक स्टॉप लॉस रखा जाए, और यहां पर पहला लक्ष्य 95 का साधें, तो मुझे लगता है कि जल्द वो लक्ष्य आते दिखाई देगा। तो मेरी राय खरीद की।
अच्छा, एक और स्टॉक है जो आज नेगेटिव साइड पर खबरों में है, वो है फोर्टिस हेल्थ केयर। विकास जी चूंकि अब 9:15 पर हमारे साथ वो निकल जाएंगे 9:15 पर, उन्हें कुछ काम भी है, तो उससे पहले विकास जी मैं एक राय आपसे ले लूं फोर्टिस हेल्थ केयर पर। डाइची सेंक्यो जिन्होंने ये कारोबार खरीदा था फोर्टिस के प्रमोटर से, और उनका विवाद काफी लंबे समय से चल रहा है, वो ये कह रहे हैं कि ये जो फोर्टिस और फोर्टिस मल्हार में जो स्टेक बेचने की तैयारी जो चल रही है 2,500 करोड़ की, इसे रोका जाए क्योंकि उनका जब तक विवाद नहीं सुलझता, तो यानी कि वो थोड़ी सी डील पर एक ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। अब फोर्टिस हेल्थकेयर का स्टॉक देखिए पिछले कई दिनों में तेजी से भागा है, क्या करना चाहिए? जिनके पास है एक बार बेच दें कि डील अटकती हुई दिख रही है, और ये तो वापस 190 भी आ गया है। मैं तो सोचा था 205-10 हो गया था, 200 के ऊपर गया था, फिर नीचे आ गया। जब तक डील देखिए इतने समय से चल रही है, बस अनाउंस हो जाए ना एक बार, सील लॉक्ड हो जाए तो फिर तेजी हेमंत, तो ये ब्रेक लग गया ना एक्चुअली, कि ये दाइची सेंक्यो कह रहे हैं कि भाई वो दिल्ली हाई कोर्ट में गए कि पुराना जो रेनबैक्सी इन्होंने जो बेचा था उसको लेकर विवाद चल रहे हैं। याद है दाइची ने कहा कि हमको बहुत सारी चीजें नहीं बताई है। ये सब एक्चुअली ये फॉरेनर्स का प्रॉब्लम, आके पहले तो पढ़ाई ढंग से करते नहीं है। तो डीआईजीओ का भी सेम प्रॉब्लम यूनाइटेड स्पिरिट्स के साथ, कि अब ये निकल रहा है, अब वो निकल रहा है। पहले ड्यू डिलिजेंस, इतना बड़ा पैसा लगाने के पहले ड्यू डिलिजेंस प्रॉब्लम, एनीवे वो छोड़ दीजिए। फोर्टिस में क्या किया जाए ये बताइए विकास जी। बिल्कुल अनिल जी, जो न्यूज आई है वो बिल्कुल नेगेटिव है। स्टॉक इस जो खबर के ऊपर बिल्कुल अच्छा एक चल चुका था, तो मुझे लगता है यहाँ पे बिल्कुल सेलिंग प्रेशर रहेगा। और अभी जिन्होंने निवेश किया हुआ है उनसे भी एक बार यही सलाह रहेगी कि अंटिल थिंग्स काम डाउन या ये रिजॉल्व हो जाते हैं इस स्टॉक में, अब बढ़त का एक्चुअली थोड़ा गुंजाइश कम रहेगी, तो डेफिनेटली वो अपना या तो लॉस बुक करे या फिर भाव निकल सकते हैं तो निकल जाना चाहिए और वेट करना चाहिए, बिकॉज जब तक ये क्लैरिटी नहीं आती है मुझे नहीं लगता है स्टॉक रीरेट होगा। बस ये आर्बिट्रेशन का मामला अगर सुलझ जाए, देखिए इसमें अब पॉजिटिव क्या हो सकता है, ये तो अब सबको पता है कि हाई कोर्ट चले गई है दाइची। ये अगर आर्बिट्रेशन का मामला सुलझ जाए तो फिर टीपीजी हिस्सेदारी खरीद ले तो इस शेयर की रीरेटिंग भी हो सकती है। तो इस खबर पर रखिएगा नजर, क्योंकि देखिए डील तो करनी है, प्रमोटर्स को हिस्सेदारी तो बेचनी है, और अब ये मामला अटका है, इसको किस तरह से सुलझाया जाए, क्योंकि टीपीजी भी है ना, ऐसा नहीं है कि हिस्सेदारी खरीद लेगा जब तक ये मामला अटका रहेगा। वो भी बड़ा पी फंड है और वो 100 चीजें देखने के बाद निवेश करता है, वो दाइची सानक्यो नहीं है। टीपीजी के जो तरीके हैं किसी भी कंपनी में अंदर घुसने के वो बहुत कड़े हैं, और अगर ये डील सॉल्व हो जाती है, 2500 करोड़ रुपए का आर्बिट्रेशन का केस सुलझ जाता है, तो फिर बड़ी खबर हो सकती है। तो अगला इवेंट फिर ये होगा कि इसमें अब क्या होता है, इस पर सबकी बाजार की नजर टिकी रहेगी। बिल्कुल, तो ये है फोर्टिस हेल्थकेयर। जरा चार्ट्स बता दे अगले साहब, कितना गिर सकता है? अनिल जी आपकी बात तो सही है, थोड़ा नेगेटिव तो है। 195 के नीचे आना ही नहीं चाहिए था, और मेरा भी मानना था ये 220 तक जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं है। तो कितना गिर सकता है? 180, 175 तक तो लगता है आ सकता है। तो 180, 175 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं फोर्टिस हेल्थकेयर में। फोर्टिस मल्हार पर भी रखिएगा नजर, वो कंपनी को अलग किया गया था फोर्टिस हेल्थकेयर से, और वो डायग्नोस्टिक कंपनी है जो इस समय लिस्टेड है। इसको भी फायदा होता अगर वो डील हो जाती, तो डील अटकी है तो सबके लिए नुकसान वाली बात है, पूरे फोर्टिस ग्रुप के लिए। बहरहाल और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर नजर होनी चाहिए? टीम लीज, ये एक शानदार कंपनी है। देखिए हाल ही में आईपीओ आया था, 400 करोड़ रुपए इन्होंने रेज किए थे, और उस समय आईपीओ के समय इन्होंने कहा था 25-26 करोड़ रुपए ये एक्विजिशंस के ऊपर खर्च करेंगे, और पिछले 7 महीने में 3 एक्विजिशंस कर भी चुकी है कंपनी। विकास, ये कंपनी कैसी लगती है? अब आईटी स्टाफिंग वर्टिकल को और मजबूत कर लिया है, क्योंकि बेंगलुरु की एक कंपनी कीस्टोन बिजनेस सॉल्यूशंस को इसने खरीदा है ऑल कैश डील में। आपका टारगेट क्या है स्टॉक पर? नहीं, बिल्कुल हेमंत, एक अच्छी कंपनी है, एक अलग तरीके का बिजनेस है, और इस स्पेस में और कोई ज्यादा चॉइस भी नहीं है, तो मुझे लगता है स्टॉक अच्छा है और फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, लंबी अवधि के हिसाब से अच्छी लगती है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक में बिल्कुल बने रहना चाहिए, और हो सकता है आने वाले 6-9 महीने में यहाँ से 15-20% की अपसाइड इस स्टॉक में देखने को मिले। चलिए, तो ये बात है आपकी। विकास जी शुक्रिया आपका, आपको जाना है, बहुत बहुत धन्यवाद। मार्केट काउंटडाउन पहला सौदा में आपने हमारा साथ दिया, दर्शकों को बेहतरीन स्टॉक बताएं। वोकहार्ड, इस स्टॉक पर राय ली जाए सुमित वायदा कारोबार के बैन से ये बाहर निकला है, क्या किया जाए? अनिल देखिए, स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है,
नीचे में 650 660 का सपोर्ट ले रहा है और ऊपर में इमीडिएटली 700 710 का रेजिस्टेंस ले रहा है। तो आई थिंक ये 40-50 रुपए की एक बार के लिए बैंड इसके अंदर बैंड बनी हुई है। ये बैंड जब ब्रेक होगी उसके बाद इसके अंदर फ्रेश मोमेंटम देखने को मिलेगा। ओवरऑल ऐसा लगता है कि 650 660 के आसपास इसको सपोर्ट मिल चुका है और अपर बैंड ब्रेक होनी चाहिए। तो 700 710 का लेवल एक बार कन्विंसिंगली ब्रेक करे तो यहां से एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। आई थिंक इमीडिएटली भी इसके अंदर एक बार अगर कोई चांस लेना चाहे तो बाय का व्यू लेके चांस लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस लगा ले 678 ट्रेडिंग के लिहाज से, ऊपर में इमीडिएट टारगेट 710 और उसके बाद इसके अंदर फ्रेश मोमेंटम बिल्डअप होगा। ओके, चलिए तो ये रहा है वोखाट पर, लेकिन रखिएगा नजर आज रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। नतीजों के बाद आज ये शेयर करीब 1% नीचे खुलने की तैयारी कर रहा है और एक सेक्टर जो हर रोज खराब प्रदर्शन दिखाता है, देखिए आईटी सेक्टर, HCL टेक जैसे स्टॉक्स, TCS, ये सब नरमी के साथ आज खुलने के संकेत दे रहे हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर दबाव आज देखने को मिल सकता है शुरुआती ओपनिंग ट्रेंड को अगर आप देखें तो। औरोबिंदो फार्मा, ल्यूपिन जैसे शेयर भी नरम खुलने के संकेत आज के दिन दे रहे हैं और M&M, बजाज ऑटो, आइशर मोटर, ये भी थोड़ी नरमी के साथ खुलने के संकेत दे रहे हैं, लेकिन तेजी में रहेंगे। आज फिर से लॉजिस्टिक स्टॉक्स देखिए, अच्छी रैली यहां पर बनेगी, इस तरह के संकेत अनिल साफ तौर पर आते हुए। बिल्कुल, लॉजिस्टिक स्टॉक्स में काफी सारे स्टॉक्स हैं जो ऊपर नजर आ रहे हैं, जहां पर अच्छी तेजी होती दिख रही है। स्नोमैन 5% ऊपर है, पटेल इंटीग्रेटेड 4% ऊपर है, गति 3% ऊपर है। ये 3 शेयर तो खास तौर से मेरी लिस्ट में। ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ये 2% ऊपर दिख रहा है, तो यहां पर तो अच्छी तेजी होती दिख ही रही है। सुजलॉन को लेकर भी एक खबर आई थी कि 10,000 मेगावाट की कैपेसिटी इन्होंने हासिल कर दी है, स्टॉक 2% मजबूत दिख रहा है। लिबर्टी शूज 2% ऊपर है। तो जीएसटी से जुड़े हुए काफी सारे स्टॉक्स हैं जो एक्शन में रहेंगे। ट्रेड टू ट्रेड में ट्री हाउस एजुकेशन को शिफ्ट कर दिया, तो आज इसके लिए दिन नीचे वाले सर्किट का है, 5% नीचे है ये, यहाँ पर कमजोरी के साथ खुलने के संकेत है। फोर्टिस हेल्थकेयर की जो बात करते हैं 1% का नुकसान वहां पर आपको दिखेगा, मामूली कमजोरी के साथ खुलने के संकेत वहां पर आते हुए दिख रहे हैं। तो ये है एक्शन आज का शुरुआती कारोबार में बाजार में, स्टॉक्स में ऊपर या नीचे की तरफ। इसके अलावा जियोमेट्रिक सॉफ्ट, जिसके अभी अभी नतीजे फ्लैश होते हुए दिखे थे कुछ देर पहले, ये स्टॉक 2-2.25% मजबूत खुलने के संकेत दे रहा है, यहां पर थोड़ी बहुत तेजी होती हुई नजर आ रही है। आइए शुरुआत करते हैं आज की पारी की। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर सेंसेक्स और निफ्टी पर आती हुई। पॉजिटिव शुरुआत भारतीय बाजारों की, 3 अंक ऊपर निफ्टी नजर आ रहा है, 44 अंक ऊपर सेंसेक्स दिख रहा है। तो मामूली तेजी के साथ हमने की है शुरुआत इस वक्त। मिड कैप इंडेक्स 1.25% मजबूत है। बैंक निफ्टी 19,145 कल के हाईस को पार करता हुआ, बैंक निफ्टी ने कल का हाई पार किया है, लेकिन निफ्टी अभी कल के हाई से थोड़ा सा नीचे रहा, यूं कहें कि उसके आसपास इस वक्त दिखेगा। मिड कैप शेयरों में भी तेजी बरकरार है। कहां हो रही है तेजी और दबाव? एक्चुअली रिलायंस इंडस्ट्रीज से 2.25% का नुकसान है और यही वजह कि बाजार इतना मजबूत और ऊपर नहीं जा पा रहे। तो रिलायंस से थोड़ा सा नुकसान होता हुआ दिख रहा है, लेकिन इसके अलावा कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं जो बहुत कमजोर हो। सहारा दे रहा है बाजार को एसबीआई 1% की तेजी के साथ, टाटा पावर टेक महिंद्रा में थोड़ी तेजी है, इन्फोसिस 0.5% मजबूत होता हुआ दिख रहा है। एसबीआई के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा भी पॉजिटिव ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ये स्टॉक से जो एक्शन में है तेजी की तरफ। टीसीएस, अब ये स्टॉक मजबूती से ऊपर आता हुआ दिख रहा है। तो आईटी शेयरों पर नजर रखिए, आईटी शेयरों में अच्छी खरीदारी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है आज शुरुआती कारोबार में। तो आईटी शेयर थोड़े से बेहतर होते हुए नजर आएंगे इस वक्त आपको। ये शुरुआती कारोबार का रुझान। बाजार निफ्टी पर कल के हाई को पार करता हुआ 8,430, सेंसेक्स में मजबूती बढ़ती हुई 70 अंकों की। बिल्कुल, और एफएमसीजी स्टॉक देखिए, गोदरेज कंज्यूमर, डाबर जैसे शेयरों में एफएनओ में तेजी होती हुई नजर आ रही है। एसबीआई मजबूत है और मेटल कंपनियों पर नजर रखिए, सेल जैसी कंपनियां मजबूती के साथ इस समय ट्रेड कर रही हैं। हिंदुस्तान जिंक, यहां पर भी खबर थी कि इनका प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है इस क्वार्टर में, तो यहां पर भी मजबूती के साथ इस समय कारोबार हो रहा है। लेकिन छोटे मझौले शेयर ही बढ़िया उछाल दिखा रहे हैं। टीम लीज की बात हम कुछ देर पहले कर रहे थे, एक छोटा एक्विजिशन किया है जो इनके काम का है, 4% मजबूत। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स में 4% की मजबूती, गति में मजबूती देखने को मिल रही है। डेल्टा कॉप, सिक्किम में लाइसेंस मिल गया, अब जल्दी वहां पर बैटिंग शुरू हो जाएगी, कैसीनो शुरू होगा, तो यहां पर मजबूती देखी जा रही है। आज इसके नतीजे भी आने वाले हैं। इसके साथ साथ कैनफिन होम्स जैसे शेयरों में भी मजबूती के साथ इस समय कारोबार होता हुआ आपको दिखेगा। आरबीएल बैंक खरीदने की राय विकास सेठी ने दी थी, वहां पर भी अच्छी तेजी होती हुई नजर आ रही है। और छोटे मझौले मेटल कंपनियां देखिए, उत्तम गैल्वा जैसी स्टॉक्स में भी बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। डीएचएफएल भी मजबूत है, कल की रैली के बाद
देखिए जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर भी नजर रखिए, एलआईसी में भी तेजी होती हुई नजर आ रही है। तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी कैन फिन होम भी देखिए मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ आपको नजर आ रहा है, तेजी हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक देखिए, एसआरईआई इंफ्रा यहां पर 5-6% की तेजी, पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल्स 4% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। ये नीरज की टीम के कुछ स्टॉक्स थे, अच्छा प्रदर्शन जो आज के सत्र में दिखाते हुए दिख रहे हैं। बैंक्स में सबसे ज्यादा मजबूती है, ये बताइए सुमित है हमारे साथ, पीएसयू बैंक्स में क्या खरीदना चाहेंगे आप? एसबीआई भी मजबूत है, पीएनबी में भी तेजी देखने को मिल रही है। संदीप वागले साहब कह रहे थे कि पीएनबी खरीदिए। सर एफएनओ में कौन सा स्टॉक आप खरीदना चाहेंगे पीएसयू बैंकिंग पैक में आज? हेमंत, पीएनबी एकदम सही पिक है, पीएनबी को बाय करना चाहिए। ये ऑलरेडी हमने रिकमेंड भी किया हुआ है 120 के लेवल से। इसके अंदर हमने ऑप्शंस में भी रणनीति दी थी अपने सीएनबीसी आवाज के चैनल के ऊपर ही। इमीडिएटली ऐसा लगता है कि यहाँ से 135-136 तो इमीडिएट पड़ा हुआ है इसका, और जैसे ये 135-136 का लेवल ब्रेक करेगा तो शायद हमको 145 तक के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। तो आई थिंक पीएनबी इज लुकिंग स्ट्रांग ऑन चार्ट्स, और डेटा वाइज भी अच्छा दिख रहा है, तो इसके अंदर बाय करने की सलाह रहेगी। आज के लिए आवाज नहीं आई हेमंत। सर आपके टारगेट क्या है आज के लिए? 135-136 इमीडिएटली इंट्राडे के लिए। अच्छा तेजी दिखा भी रहा है ये स्टॉक। पीएनबी में अच्छी मजबूत, और ये तमाम लॉजिस्टिक वाले भी, स्नोमैन 4% ऊपर है यहाँ पर। अच्छा, शुगर में भी थोड़ी बहुत तेजी बनती दिख रही है। बजाज हिंदुस्तान मेरी लिस्ट में आता हुआ दिख रहा है, 3% ऊपर है, यहाँ अच्छी खरीदारी होती हुई दिख रही है। एक बार कुणाल से राय ली जाए, निफ्टी कुणाल कल के हाइस के पार निकला है, क्या शॉर्ट कवरिंग बढ़ेगी? और उस लिहाज से इंट्राडे के लिए इन लेवल्स पर अगर निफ्टी खरीदा जाए क्या? पहली बात, और खरीदा है तो फिर स्टॉप लॉस टारगेट बताएं जरा। देखिए, मुझे लगता है कि डेफिनेटली खरीदना चाहिए अनिल जी। जिस तरह का मूवमेंट आप देख रहे हैं, जिस तरह निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों जो है वो ब्रेकआउट दे रहे हैं, मुझे लगता है कि आपको और ऊपर के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। 8500 तक निफ्टी जा सकता है आज या कल में। एक स्टॉप लॉस अगर रखें तो बहुत कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस रखें तो 8400 पर मुझे लगता है स्टॉप लॉस रखना चाहिए। स्पॉट का लेवल है, मुझे लगता है 8500 स्पॉट में आपको देखने को मिलेगा। ओके हेमंत, एक स्टॉक जो कल के डीएलएफ की तरह का मूव देने के लिए तैयार होता दिख रहा है, और वो है एसआरएफ। कोई खबर एसआरएफ में सुनी नहीं ना हमने। स्टॉक 3% ऊपर है, 2.5-3% ऊपर है, और ओपन इंटरेस्ट टॉप गेनर है एसआरएफ। सुबह सुबह आप देखिए 4.25% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। एसआरएफ का स्टॉक हाजिर करते हैं आपके सामने। एसआरएफ में क्या हो रहा है? ऐसा कोई खबर सुनने में नहीं आई, लेकिन स्टॉक इतना तेजी से ओपन इंटरेस्ट लेकर भाग रहा है आज बिना न्यूज के। सुमित बताइए इस स्टॉक पर क्या राय है? वागले साहब आपके भी चार्ट तैयार रखिएगा। अनिल जी, अभी का अभी खरीद लेना चाहिए। जैसे ही 1700 का लेवल ब्रेक करेगा तो 1740-1750 तक के लेवल्स हमको देखने को मिलेंगे। 1688 का शायद अभी लेवल 1690 चल रहा है इनफैक्ट। इमीडिएटली ट्रेडिंग के लिहाज से अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो 1670-1660 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के बाय करें। जैसे ही 1700 का लेवल ब्रेक होता है तो 1740-1750 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वागी साहब 1720-1730, लेकिन प्रॉब्लम यह है रिस्क टू रिवॉर्ड मैच नहीं होगा। मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा होगा जो कि 1660 होगा। उस लिहाज से फाइनेंशियल्स के तौर पे मैं पास कर दूंगा, अदरवाइज मुझे लगता है और थोड़े ऊपर के लेवल आएंगे। 4% की तेजी, कोई खबर? 1 मिनट। ओके, ये आपकी स्क्रीन पर, ये हमारी टिकर टीम सबसे फास्ट। एसआरएफ भागने की वजह आपकी स्क्रीन पर आ गई। यूबीएस ने आज कवरेज शुरुआत की है एसआरएफ पे, निवेश की सलाह कर रहा था। अब आप देखिए, यूबीएस जैसा बड़ा ब्रोकरेज अगर कवरेज की शुरुआत करता है, वो भी बाय रेटिंग के साथ, 1900 रुपए का लक्ष्य है। 1980 का लक्ष्य है कोटक का, कोटक सिक्योरिटीज का, जिसकी वजह से स्टॉक पिछली बार 1900 तक चला था। तो आज फिर से यूबीएस जैसा बड़ा ब्रोकरेज यहां पर पॉजिटिव होता है दिख रहा है। ये इंटरेस्टिंग है। तो इतना फास्ट रिएक्शन एकदम, हम वही सोच रहे थे कि किस वजह से सुबह सुबह इतनी पोजीशन बन सकती। तो पिछली बार आपने देखा किस तरह से कोटक ने जिस दिन रिकमेंड किया, ये स्टॉक मेरे ख्याल से उस दिन 200 रुपए भागा था, और आज कोटक से बड़ा ब्रोकरेज है यूबीएस जैसा एफआई ब्रोकरेज रिकमेंड करता है तो उसकी अपनी एक वैल्यू है। और फिर उस लिहाज से अगर ये स्टॉक 4% भागा है तो कोई बड़ी आश्चर्य वाली बात नहीं होनी। चलिए, तो स्टॉक पर रखिए नजर, और नजर रखिए शुगर सेक्टर पर। ये आप कह रहे थे अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। आप देखिए श्रीलू का शुगर में 3-3.5% की तेजी, बजाज हिंदुस्तान में 2.5-3% की तेजी होती हुई नजर आ रही है। अच्छी रैली शुगर कंपनियों में आज के दिन देखने को मिल रही है। ग्रैन्यूल्स एक और ऐसा स्टॉक है जहां हमने देखा कल सेकंड हाफ में काफी अच्छी बढ़त देखने को मिली थी। आज भी ये देखिए करीब 2% ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है ग्रैन्यूल्स। ये कैसा लगता है एफएनओ स्पेस में? बताइए कुणाल, माफ कीजिएगा, बताइए सुमित,
अच्छी बढ़त यहां पर देखी जा रही है, आज फिर से 2% मजबूत है। पिछले कुछ दिनों में खराब खबरें आई थी कि एक वेनेजुएला का यूएस एफडीए था जिन्होंने इसके ऊपर जांच की थी, तब 10% का बड़ा करेक्शन भी आया था। ये बताइए क्या ये ऊपर जा सकता है, करेक्शन पूरा हो चुका है? यस, बिल्कुल ऊपर तो जा सकता है, लेकिन कोई बड़ी तेजी या बड़ा कन्विक्शन नहीं मिल रहा है जैसे बाकी स्टॉक्स में हमको मिलता है। पर ठीक है, एक छोटा सा ट्रेडिंग बेट इसके अंदर जरूर लिया जा सकता है। अगर प्योरली इंट्राडे बेट किसी ने लेना है यहाँ पे, तो 110 रुपए के आसपास का अभी ट्रेडिंग अभी भाव चल रहा है, इस भाव पे बाय करें और ट्रेडिंग के लिहाज से इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 107 रुपए का। 107 के स्टॉप लॉस से इसको 110 पे बाय करें और ऊपर में इमीडिएटली इंट्राडे 113 का टारगेट हो सकता है और शायद 117 तक ये मूव एक्सटेंड हो सकता है, यानी 4 से 60% का मूव तो देखने को मिल सकता है। तो 107 के स्टॉप लॉस से बाय करें छोटे से मूव के लिए 1 से 2 दिन के लिए। ओके, 1 से 2 दिनों के लिए यहां पर तेजी करने की राय। जो बैंकिंग शेयरों में मजबूती है उसमें एक स्टॉक बेहद दमदार प्रदर्शन करके आगे आता हुआ दिख रहा है, वो है पीएनबी। ऐसा लग रहा है सरकारी बैंकों में ये शेयर भागने के लिए तैयार है, क्योंकि 2% की मजबूती हो चुकी है और ओपन इंटरेस्ट यहां भी 4% बढ़ा है, 2.25 लाख शेयर नए जुड़ते हुए। इसके चार्ट्स बताइए वागले साहब, क्या पीएनबी खरीदा जाए इन लेवल्स पर? वागले साहब ने अभी भी कहा कि खरीदना चाहिए और साथ में कुणाल ने भी कहा, दोनों ने मिलकर कहा, उसके बाद यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ा। मैं कुछ शायद इसका मतलब कुछ और ढूंढ रहा था। ओके, सॉरी। मैं एक चीज और डालता हूँ, जो आप बोल रहे हैं इसमें आज ओपन लो है, मैंने ये मेरे मॉर्निंग स्टॉक में कवर किया था। ओपन लो मतलब मॉर्निंग से कोई ले रहा है, और हम बोल रहे थे ओपन है 129, एक 10 पैसे का फर्क। अच्छा, तो जब मैं ढूंढ रहा था तब आप, तो इसका मतलब ये है कि आपके बोलने की वजह से यहाँ पर सिग्नल आया है। जो मैं एफएनओ में ढूंढ रहा था कि कौन से स्टॉक्स और एक्शन में दिख रहे हैं। तो चलिए, पीएनबी मुझे भी वायदा कारोबार में एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। और वागले साहब आज सारे पीएसयूज देखिए, वागले साहब का रिकमेंडेशन, वागले साहब ओके, आप देखिए पीएनबी, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक का, इवन फेडरल बैंक, अच्छा बैंक ऑफ बड़ौदा, सिंडिकेट बैंक, पीएसयूज तो मजबूत हैं। फेडरल बैंक एक और ऐसा स्टॉक नजर आ रहा है जिसके अब नतीजे आने वाले हैं आगे चलकर। फेडरल बैंक, ये बताइए चार्ट्स पर कुणाल आपको कैसा लगता है, क्योंकि ये एक और ऐसा बैंक है जहां पर बड़े जो एचएनआईज हैं वो काफी बुलिश है। मैं देख के निकालता हूं इसके नतीजे कब आने वाले हैं। जी हाँ, बृहस्पतिवार को 19 जनवरी को इसके नतीजे भी इसी हफ्ते आने वाले हैं। फेडरल बैंक क्या और ऊपर जा सकता है? डेफिनेटली जा सकता है हेमंत। 2 चार्ट्स अगर आप देखें, कर्नाटक बैंक, फेडरल बैंक, लगभग एक से चार्ट्स हैं और बिल्कुल सेम प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। कल हमने केटीके में अच्छा मूव देखा, मुझे लगता है फेडरल बैंक में भी आपको तेजी बनते दिखेगी। मेरी राय में 82-83 के लेवल्स आते हुए दिखाई देंगे, तो मुझे लगता है फेडरल बैंक में भी खरीद करके चलना चाहिए। फेडरल बैंक ये स्टॉक है जो एक्शन में अच्छा दिख सकता है, यहां पर बढ़िया तेजी हो सकती है। आपकी पिक डीएलएफ, इस पर भी एक राय ले ली जाए। कल के हाइस के आसपास पहुंचा है, पोजीशन बरकरार रखें, नई भी बनानी चाहिए। जी बिल्कुल, मुझे लगता है डीएलएफ 138 की तरफ की मूव की तैयारी है, 138, 139, और अभी सिर्फ 131 है, लेकिन ये पोजिशनल व्यू है। आज के लिए इंट्राडे आप बात करें तो 133.50, 134 तक की मूव मुझे लगता है। ओके, तो स्टॉक पर रखिएगा नजर, अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। और जब हम आपको बता रहे थे कि एक और खबर आपको बताएंगे, कल ब्लैकस्टोन के जो हेड हैं, दावोस में थे, राइट, उनसे हमारी सहयोगी ने एक सवाल पूछा और वो ये था कि भारत में रियल एस्टेट आपको कैसा लगता है। तो उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट मुझे सबसे अच्छा लगता है और बाजार को जो इंतजार है वो ब्लैकस्टोन की डील का है कि ब्लैकस्टोन इनके रेंटल कारोबार में निवेश करें। तो वो जो स्टेटमेंट है वो काफी लोगों ने मिस किया है, लेकिन वो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था। ब्लैकस्टोन अब भी कह रहा है डिमोनेटाइजेशन के बाद कि एक स्पेस जो उनको सबसे बेहतरीन लगता है वो दरअसल रेंटल कारोबार का लगता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कमर्शियल रियल एस्टेट मुझे भारत में सबसे ज्यादा पसंद है और इमर्जिंग मार्केट्स में उनको भारत पसंद है और भारत में ब्लैकस्टोन ने बहुत निवेश किया भी है। तो ये वो सेक्टर है और ये वो शेयर है जो बाजार जोड़कर देखता है इन दोनों खबरों को। तो डीएलएफ आज अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है, कल भी एक अच्छी रैली यहाँ पर देखने को मिली। कहते कहते दिन के हाईस पर ये स्टॉक पहुंच चुका है। एक और स्टॉक है जो बड़े एक्शन में, चार्टर्ड लॉजिस्टिक्स। मुझे याद है ये स्टॉक शायद प्रकाश दीवान ने रिकमेंड किया था, जहां तक मेरा अंदाजा सही है, शायद वो हमने जो एक शो किया था उसमें। आज लॉजिस्टिक्स शेयरों के लिए दिन वैसे भी ठीक है और इस स्टॉक में क्या एक्शन हुआ है वो बता दूं। 2.5% हिस्सेदारी बदली इस स्टॉक की। चार्टर्ड लॉजिस्टिक्स में बीएससी पर ही मेरे ख्याल से ये स्टॉक हम देखिए आइए आपके सामने 24,25,000 शेयरों का ट्रेड हुआ है चार्टर्ड लॉजिस्टिक्स में और 2.5% हिस्सेदारी बदलना बड़ी हिस्सेदारी है। और 21 रुपए क्या दाम में बदली है वो बता दूं मैं आपको, 21 रुपए में। अभी क्या भाव है चार्टर्ड लॉजिस्टिक्स आपके सामने प्राइस?
ओके, ऑलरेडी भागा है ये 5% ऊपर, तो 21 रुपए पर ये एक बड़ा ट्रेड हुआ है। इसके चार्ट देखिए जरा वागले साहब, कोई एक्शन है या छोड़ दिया जाए इसे? नहीं, ये मेरे पास चार्ट्स नहीं है। अरे चार्ट नहीं, खाली बीएससी पे, इसलिए कुणाल आप रखते हैं क्या खाली बीएससी वाले चार्ट्स? नहीं अनिल जी, अनफॉर्चुनेटली नहीं है मेरे पास भी चार्ट। चलिए कोई बात नहीं, तो दोनों के पास चार्ट नहीं, ठीक है। वॉल्यूम के लिहाज से जो एक्शन हुआ है वो आप ध्यान में रखिए, 2.5%। लेकिन लॉजिस्टिक स्टॉक्स में आज हमारे दो एक्सपर्ट एक सुर में एक शेयर कह रहे थे, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स। देखिए विकास भी कह रहे थे लॉजिस्टिक्स में कोई शेयर खरीदना है तो ये खरीदिए, वागले साहब भी कह रहे थे, और असर देख लीजिए 6% की कल की रैली के बाद आज फिर 5% मजबूती के साथ ये शेयर चल रहा है। तो 10% से ज्यादा की तेजी 2 दिन में इस शेयर में देखने को मिल रही है। सर्दियों का मौसम है और अगर इसका हिंदी अनुवाद सीधा सीधा किया जाए, हिम मानव स्नोमैन का स्टॉक देखिए अच्छी गर्मी दिखा रहा है इस माहौल में, बड़ी तेजी दिखाता हुआ साफ। एक शेयर अनिल जो आपको भी काफी पसंद रहता है, पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल, आज नीरज की टीम में था, कैप्टन चॉइस का दर्जा मेरा बड़ा वाला है। अच्छा आपका बड़ा वाला है, ओके। लेकिन छोटा वाला भी देखिए अच्छी कंपनी, बड़ी तेज चलती है। मैं कुणाल आपसे राय लेना चाहता हूँ, एसआरआई इंफ्रा या पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल्स, दोनों में चार्ट आपको कौन से अच्छे लगते हैं? कुछ देर पहले आपने कहा था एसआरआई अच्छा लगता है, लेकिन पीटीसी का चार्ट भी देखकर बता दीजिए लगे हाथ। पीएफएस का माफ कीजिएगा, पीटीसी इंडिया। देखिए इन दोनों में तुलना जी हेमंत, पीटीसी इंडिया और इसके अगर बीच में अगर आप तुलना करें तो मुझे लगता है श्रेय इंफ्रा का चार्ट बेहतर है। इसका लॉन्ग टर्म जो स्ट्रक्चर है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको बड़ा अपसाइड बहुत जल्द देखने को मिलेगा। आमतौर पर इसकी वेलोसिटी भी इससे ज्यादा है, तो मुझे लगता है कि जल्दी तेजी से भागता है, तो श्रेय इंफ्रा मुझे लगता है कि बेटर है। लेकिन पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल का चार्ट भी अच्छा है, मुझे लगता है कि ओवरऑल ब्रेकआउट आया है चार्ट्स पर, तो यहाँ पर भी अपसाइड देखने को मिलेगा। थोड़ा सा यहाँ पर आज कुछ इंटरेस्टिंग मिड कैप्स में प्रॉफिट बुकिंग आती दिख रही है। हेवल्स देखिए 1/4% कमजोर है 2 दिनों की तेज दौड़ लगाने के बाद, जबकि ओपन इंटरेस्ट में अच्छी बढ़त है आज 4% की। डीएचएफएल नतीजे के बाद 1/4% कमजोर है, ओपन इंटरेस्ट 2% बढ़ा है, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी आ रही है। एलआईसी हाउसिंग भी देख लिया जाए, यहाँ रिपोर्ट देखिए 1/4% नीचे है, ये भी यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग, तो अच्छे नतीजे के बाद ऐसा नहीं कि स्टॉक दौड़ ही रहे हो, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी साफ तौर पर आती दिख रही है। लेकिन एक स्टॉक ये भी दौड़ने के लिए तैयार होता दिख रहा है, मुझे नहीं पता, वागले साहब को चार्ट पर दिखेगा तो पूछेंगे। सीएट, अच्छा आपने पहले ही बोल दिया है। सीएट देखिए 3.5% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, 1% स्टॉक ऊपर है, एक्शन शुरू हुआ है, थोड़ा लगता है भागने के लिए तैयार है क्या? मेरा प्रॉब्लम यही है, बोलते बोलते वो निकल जाएगा। अभी 1210 का भाव है, लेना चाहिए। 1195 का स्टॉप लॉस, 1240 का टारगेट। अच्छा एक मिनट में लेवल वापस बता दें आप जरा। 1195 का स्टॉप लॉस, 1195 स्टॉप लॉस, ठीक है। और 1235 टू 1240 का टारगेट, रिस्क टू रिवॉर्ड मैच हो रहा है। 1235 1240 ये मैच हो रहा है, चलिए ठीक है। तो वागले साहब की राय है खरीदारी करने की। तो कुछ बजिंग स्टॉक्स हमारे टीम बता रही है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आईटीडीसी, क्या तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन से देखिए क्या रैली बनी हुई है पीएसयू शेयरों में, गर्मी बहुत है। और आज भी देखिए 7% मजबूत है। तब है हेमंत जब इसकी सर्किट लिमिट आज 20 से 10% कर दी, उसके बाद स्टॉक भागे जा रहा है। वो सेम जो कल एटलस साइकिल में हुआ, हाँ सर्किट लिमिट कम करने के बाद भी स्टॉक रुकते हैं। 6% भागा एटलस साइकिल में, खैर आज थोड़ी नरमी है, लेकिन आईटीडीसी में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। सरकार देखिए सरकारी कंपनियों पर नजर रखी, इसलिए मैं कुछ देर पहले पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल भी पूछा था क्योंकि वो भी 3.5% मजबूत है। सरकारी कंपनियां अच्छा प्रदर्शन साफ तौर पर दिखा रही है इस सीपीएसई ईटीएफ खुलने से एक दिन पहले। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जैसे सर्किट लिमिट जिनमें कम हो रही ना, वो स्टॉक वीक नहीं होते। 20 से 10 हो गया तो वो लोग सोचते कोई बात नहीं, 2-20 मारे तब 10 हुआ ना, तो 10 ही ठीक चलेगा। जो एटलस साइकिल में आज कमजोरी है वो सिर्फ एक वजह से है, अब ये ट्रेड टू ट्रेड में आ गया। ट्रेड टू ट्रेड में आने का, आज से एटलस साइकिल ट्रेड टू ट्रेड में, आज से एचओसीएल ट्रेड टू ट्रेड में, सिम्बावली शुगर आज से ट्रेड टू ट्रेड में, रोला टेनर्स और ट्री हाउस, ये 5 है। तो जिन जिन स्टॉक्स में आप ट्रेड टू ट्रेड में आते देख रहे हैं ना, वहां एक्शन खत्म हो रहा है, क्योंकि अब फिर डिलीवरी वाला काम हो गया, तो एक्शन पूरा हो नहीं सकता, वो खत्म है। अच्छा एक और सेक्टर जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, सीएट आपने बताया ना, अपोलो टायर देखिए जो जनरली मूव देते हैं तो तीनों एक साथ देते हैं, तो सीएट, अपोलो टायर और एमआरएफ, ये तीनों अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखा रहे हैं। एमआरएफ में भी देखिए 650, 700, 750 रुपए की तेजी होती हुई, बड़ा शेयर भी है। और अपोलो टायर में भी 2% की मजबूती के साथ इस समय कारोबार हो रहा है। टॉप 3 अगर एफएनओ गेनर्स देखें तो एसआरएफ है ऊपर, सीएट है और ग्रैन्यूल्स इंडिया है। ग्रैन्यूल्स इंडिया भी देखिए लगातार मजबूत होता हुआ दिख रहा है, तो अच्छी तेजी। और चौथा शेयर हो गया है अब अपोलो टायर और फिर पीएनबी। एक चीज बता दूं जिस वजह से ये स्टॉक बढ़ रहे हैं,
अगर फंडामेंटली आप सोचेंगे तो इनकी बढ़ने की वजह नहीं है, बहुत क्लियर कर दूं, क्योंकि रबर के दाम ऊपर ही बने हुए हैं अभी। एक ही वजह जिसकी वजह से बढ़ रहे हैं, और वो मैं बता दूं, वो जो बहुत जल्दी होने वाली है, और वो ये कि बहुत जल्दी एंटी डंपिंग ड्यूटी आ जाएगी, बस आ जाएगी। और अब ये लगभग फाइनल स्टेज पे, अभी कब आती है ये तो हमारे लिए अंदाजा लगाना मुश्किल काम है, लेकिन हमें लग रहा है कि जिस तरह से इन टायर कंपनियों की डिमांड है और सरकार में जो बातचीत चल रही है, सरकार एक्शन में आ रही है, तो ये मुझे लगता है कि अब ये टायर स्टॉक्स में मंदी करने का वक्त नहीं है, तेजी करने का वक्त है। और अगर डर लगता है इतनी तेजी हो जाने के बाद, हालांकि वागले साहब के टारगेट तो अभी भी आने बाकी हैं, लेकिन अगर फिर भी डर लगता है तो फिर ऑप्शंस खरीदे जाने चाहिए। कौन से ऑप्शन खरीदे जाए C8 में, अपोलो में, ये मैं पूछूंगा सुमित से एक ब्रेक के दौरान। सुमित, ऑप्शन में थोड़ा टाइम लगता है, वो निकाल के रखेंगे, आप बने रहिए, तुरंत आ रहे हैं हम लोग। पैंसठ अंक ऊपर है सेंसेक्स और 20 अंकों की मजबूती है निफ्टी में। आप देख सकते हैं अच्छी तेजी के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। जो सुबह से कह रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पर फोकस रखिए, 0.5% के आसपास की तेजी वहां पर बनती हुई दिख रही है। तो जो मिड कैप सबसे ज्यादा भाग रहे हैं, एक तो सरकारी बैंक, जो हमने कहा PNB जैसे बैंक ये सब मजबूत हो रहे हैं, दूसरा SRF जैसे शेयर जो 1700 के आसपास अब भी 4%, और जो सेक्टर अब चलना शुरू हुआ वो है टायर। C8 और अपोलो दोनों में जबरदस्त एक्शन दिख रहा है, तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिख रही है। खबरें ये बताई जा रही है कि बहुत जल्दी शायद सरकार की तरफ से कोई ऐसा एक्शन हो, एंटी डंपिंग ड्यूटी की डिमांड। उससे पहले ITI के लिए खबर आ रही है, अपनी स्क्रीन पर देखिए, एक डिफेंस टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट के लिए ITI के साथ करार किया है। वेलिएंट कम्युनिकेशन 14% ऊपर है। ITI के शेयर ज्यादा तेजी से भागता है, तो ITI का शेयर भी देखिए 6% की मजबूती दिखाने के साथ इस समय कारोबार कर रहा है। तो छोटी छोटी कंपनियां बड़े उछाल आज दिखा रही हैं। हाँ, कंप्लीट करिए, आप कुछ कह रहे हैं। हाँ, तो वेलिएंट कम्युनिकेशन ने डिफेंस टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स के लिए ITI का, ITI तो सरकारी कंपनी है, वेलिएंट प्राइवेट कंपनी है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे C8 की, अपोलो की। टायर, लगातार हम टायर स्टॉक्स पर हम आपको कोशिश रहने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि रबर के दाम बहुत बढ़ गए। तो अब कहीं न कहीं यहाँ एंटी डंपिंग ड्यूटी की बात चल रही है, जो शायद जल्दी आती हुई दिखे, तो वो टायर कंपनी के लिए राहत की बात होगी। इसी पर चूंकि स्टॉक भाग चुके, तो सीधे फ्यूचर खरीदने के बजाय शायद कॉल ऑप्शन खरीदना ठीक हो सकता है। पूछते हैं सुमित से, अगर उन्हें कोई लगता है कि इन दोनों स्टॉक्स में कॉल खरीदा जाए, बताएं सुमित। यस, बिल्कुल। देखिए, फ्यूचर्स के अंदर अच्छा मूव देखने को मिला है, तो ये ऐसे टाइम पे ऑप्शंस खरीदना सही रणनीति होती है। अपोलो और C8 दोनों में से अगर अभी इमीडिएटली किसी एक स्टॉक को चूज करना है, तो ऑन द स्पॉट सबसे पहला पिक C8 के अंदर होना चाहिए, क्योंकि आपने अभी 5 मिनट पहले बात करी थी, तब 1205.6 का भाव चल रहा था, अभी इमीडिएटली 1220 तो हो चुका है, और ऐसा लगता है कि इसके अंदर 1240-1250 तक का मूव एक्सटेंड हो सकता है। 1220 का कॉल 28 रुपए के आसपास लेना चाहिए, अभी ये 30 रुपए 31 रुपए के आसपास है, थोड़ा सा नीचे मिल जाए 28 रुपए के आसपास, तो 1220 का कॉल ले लेना चाहिए C8 का, 18 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और अगर ये 20 से 25 रुपए स्पॉट के अंदर मूव होगा, तो कॉल का भाव जो 28 रुपए है, वो ऊपर में 40 से 45 रुपए के आसपास हो जाएगा। हो सकता है कि अगर ये इंट्राडे में मूव आ गया C8 का 1240 से 1250 का, तो हमको 40 से 45 रुपए 1220 का कॉल वैल्यू आज ही देखने को मिल जाए। 28 रुपए के आसपास बाय करें, 18 रुपए का स्टॉप लॉस और ऊपर में 45 रुपए का टारगेट। ओके, चलिए, तो ये रहा है C8 पर। और NBCC के लिए सरकारी कंपनियों के लिए एक के बाद एक खबरें आती जा रही हैं। हाउसिंग कॉलोनी रीडेवलपमेंट करने के लिए एम्स के साथ इन्होंने करार किया है और वहां से इनको ऑर्डर भी मिला है। तो NBCC एक और बेहतरीन शेयर सरकारी क्षेत्र से, देखिए ये इस खबर के चलते भाग रहा है। 470 करोड़ रुपए का एक करार हुआ है, और ये कंपनी आप जानते ही, अगर आप दिल्ली में हैं तो लगातार कॉलोनीज को रीडेवलप करती जा रही है, और शेयर भी देखिए क्या जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहा है। कुणाल, बेस्ट शेयर रहा है 2016 का भी ये रियल एस्टेट पैक में, 2017 में भी क्या अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा, और ट्रेडिंग के लिहाज से बताइए कैसा लगता है ये आपको? देखिए, डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है हेमंत। सिर्फ एक कंजेशन यहाँ 290 के आसपास मुझे चार्ट्स पर दिखता है। मुझे लगता है 290 निकाल गया तो 310 से काउंटर चला जाएगा। मेरी राय में खरीद करके चलना चाहिए, लेकिन 290 के ब्रेकआउट का इंतजार करें। 4700 करोड़ रुपए का करार है, 470 करोड़ का नहीं। देखिए, अब ये दुरुस्त हुई है खबर। मैं वही सोच रहा था, इतना एम्स जैसे ही बड़ी बात है। हाँ, तो अच्छा शेयर है, और ये बड़ा हाउसिंग कॉलोनी डेवलप करने का ऑर्डर भी मिला। मुझे याद है कि ये खबर पहले एक बार सुनने में आई थी जब कैबिनेट की बैठक हुई थी कि ये इसको डेवलप करेगी, और अब देखिए वो करार होता हुआ दिख रहा है। तो
ये कंपनी भी देखिए बहुत तेजी से और बहुत बढ़िया काम करती जा रही है और शेयर में भी क्या रैली बन रही है। एक बार तो ये स्प्लिट हो चुका है इसलिए आपको ये लेवल दिखा रहा है, लेकिन शेयर बहुत बढ़िया है। सरकारी कंपनी में तो आग लगी और ऐसी खबर आ जाए 4,700 करोड़। आज का मुझे एक चीज बता मन, कौन सा रियल एस्टेट डेवलपर है प्राइवेट सेक्टर का जिनको ऐसे ऑर्डर मिलते हैं ऐसे मंदी के माहौल में, जिसमें एनबीएफसी के बाद भर के ऑर्डर आ रहे हैं। ठीक बात है। तो अगर किसी को रियल एस्टेट खरीदना तो फिर एनबीसीसी क्यों नहीं। अच्छा, एक और शेयर जो बड़ा एक्शन में आता हुआ दिख रहा है, यूपीएल पे एक दो दिन पहले कोई रिपोर्ट हम पढ़ रहे थे, किसका बड़ा टारगेट आया था। यूपीएल देखिए स्टॉक 1.5% मजबूत है और यहाँ पर पोजीशन बनती हुई दिख रही है, 3.5% ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ है और कितने करीबन 2 लाख शेयर नए जुड़े हैं यहाँ पर यूपीएल के चार्ट पर ओपन इंटरेस्ट पर। तो इस स्टॉक पर राय ली जाए, सुमित आप बताएं क्या किया जाए इस शेयर में। अनिल जी, यूपीएल को बाय कर सकते हैं, प्योरली इंट्राडे लेवल्स दे देता हूं। 705 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए यूपीएल के लिए और ऊपर में इमीडिएट टारगेट यूपीएल का बनेगा 730 से 735 के बीच में। ये लेवल जैसे ही क्रॉस होगा तो इसके अंदर फ्रेश अपमूव देखने को मिलेगा, जिसके अंदर 10% की हमको फ्रेश तेजी देखने को मिलेगी, यानी 800 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जब तक 730-35 का लेवल नहीं टूटता है तब तक ये 705 से 735 के बीच में घूमेगा। अभी इमीडिएटली 715-717 पे अगर बाय करते हैं 705 का स्टॉप लॉस और 735 तक के टारगेट होंगे। और इधर यूपीएल पर जब सुमित अपनी कमेंट्री दे रहे हैं तो वागले साहब भी थम्स अप कर रहे हैं। वागले साहब, क्या आपके भी चार्ट पे कुछ एक्शन आ रहा है? मैं सुमित से थोड़ा सा बेटर स्टॉप लॉस दूंगा क्योंकि 705 का एज ए एफएनओ ट्रेडर थोड़ा सा लंबा होगा। ओके, 710, 710 का स्टॉप लॉस रखे जो कि 8-9 रुपए 1% का रिस्क है और अपसाइड 735, 738 का टारगेट होगा। तो वागले साहब को समझ में आ गया कि एफएनओ ट्रेडर्स को क्या चाहिए। स्टॉप लॉस छोटा हो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो हम कहते हैं, छोटे स्टॉप लॉस में बड़े मुनाफे की गुंजाइश, वो हो तो उससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती। तो एज ए एफएनओ ट्रेडर रिस्क इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, रिवॉर्ड तो मार्केट देगा। आप अगर रिस्क कंट्रोल करो ऑटोमेटिक रिवॉर्ड हो जाएगा। ये आपके अनुभव की बात है कि आप रिस्क कंट्रोल करो, रिवॉर्ड मार्केट देगा। वंडरफुल। तो यूपीएल अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है पहले पिछले 3 दिन से, बल्कि देखिए ये शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ दिख रहा है। एक्चुअली शायद सिटी की रिपोर्ट थी, जहां तक मुझे याद है डॉइचे की बड़े ब्रोकरेज ने अच्छे तगड़े लक्ष्य दिए थे, मेरे ख्याल से 900 रुपए के पार के, ऐसा कुछ आया था। मैं कल आपको याद है जब बाजार खुला था तब आपसे कह रहा था कि इनके लिए एक अच्छी खबर आई है और वो ये है कि बाहर एक देश है जहां शायद अफ्रीका, जहां से एक फंजीसाइड्स के ऊपर बैन लगा है और वो बैन शायद मुझे एग्जैक्ट देश का नाम याद नहीं आ रहा, जहां से इनकी 20% के आसपास आय आती है और उसके चलते कल भी एक अच्छी रैली देखी। देखिए 7 दिन में 9% भाग चुका है ये स्टॉक का। ऐसा नहीं कि ये आज ही चल रहा है, ये पिछले 6-7 दिन से चल रहा है और इसी खबर पर चल रहा है जब वो बैन लगा था। तो बजट का थीम भी अच्छा, आज हमारी टीम में भी वैसे ही शामिल था। अच्छा, आज टीम में था। तो 3 पॉजिटिव हो गई इसमें। एक तो ये कि टीम में शामिल था, दूसरा ये कि वो जो डेवलपमेंट हुआ जो फंजीसाइड्स का, तीसरा ये कि एफआई ब्रोकरेज हाउस ने रिकमेंड किया, चौथा ये कि आज पोजीशन तेजी के साथ बनती दिख रही है। 4 रीजन है जिसके चलते आपको यूपीएल में खरीदारी करनी चाहिए। 5वां और गिनाना चाहूं तो 5वां 6ठा मिक्स कर दीजिए। सुमित और वागे साहब दोनों बुलिश है। चलिए, आप सब लोगों से विदा लेने का वक्त है। बाजार का काफी कुछ एक्शन आपने सुबह सुबह पकड़कर हमारे दर्शकों को बताया और खास बात है कि वही एक्शन हो रहा है मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में, जहां पर बेहतरीन तेजी बनती दिख रही है। 1040 शेयर मजबूत है और सिर्फ 400 शेयरों में नुकसान। वागले साहब, कुणाल सरावगी जी, सुमित बगड़िया जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज के साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय तमाम शेयरों पर देने के लिए। वक्त एक ब्रेक का और इस ब्रेक के उस पार सुंदरम म्यूचुअल फंड के सीईओ सुनील सुब्रमण्यम साहब हमारे साथ शामिल होंगे। बने रहिए आप। 70 अंकों पर है सेंसेक्स, निफ्टी पर 20 अंकों की मजबूती आपको नजर आएगी। और अब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं सुंदरम म्यूचुअल फंड के सीईओ सुनील सुब्रमण्यम साहब। सुनील सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। पहले तो ये बताएं सर, इस साल की जो बड़ी धमाकेदार शुरुआत हुई, पूरा जनवरी का महीना जबरदस्त जा रहा है और 2 साल से तो पैसे बने नहीं मार्केट में, क्या ये साल बम्पर होगा एकदम? बिल्कुल, क्योंकि ये जो फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ में आप जमीन आसमान का फर्क देखेंगे। फर्स्ट हाफ में सभी जो फैक्टर्स है जैसे डिमोनेटाइजेशन, ट्रंप का इकोनॉमिक्स का इफेक्ट, ब्रेक्सिट की पूरी जो चाल,
फिर जीडीपी और इकोनॉमी पे ऊपर जो अर्निंग्स की सीजन, ये सब फर्स्ट हाफ में थोड़ा असर दिखेगा आपको, सेकंड हाफ में जबरदस्ती से, क्योंकि ये जो डिमोनेटाइजेशन से कंजम्पशन पे जो असर आया है और आएगा, उसका आप सेकंड हाफ में देखिए दुगना स्ट्रेंथ से वही वापसी देख सकते हैं आप। गणेश चतुर्थी के शुरुआत से आप देखेंगे कि फेस्टिवल सीजन में, क्योंकि क्या है कि अभी बैंकिंग सिस्टम में इतना पैसा आ गया है कि लोग अभी जो कंजम्पशन करेंगे वो बोरोइंग के थ्रू करेंगे। तो ये चीज है कि फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में जमीन आसमान का फर्क होगा और एंड ऑफ द ईयर डेफिनेटली बहुत हाई में होगा इस साल। वाह, तो तेजी होगी पूरे साल। जब कहते हैं आगाज ऐसा हो तो फिर तो अंजाम क्या होगा, ये बताइए सर। लोग बड़ा घबराए हुए थे कि नतीजा जो है वो बहुत खराब आएंगे बैंक्स के, लेकिन जो आए हैं इंडसइंड हो, साउथ इंडियन बैंक हो, इवन हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां जो देखिए नतीजे पेश कर रही हैं वो तो जोरदार दे रही हैं। डिमोनेटाइजेशन से कुछ हुआ तो है नहीं इनको? नहीं, डिमोनेटाइजेशन एक्चुअली इज अ पॉजिटिव फॉर देम, क्योंकि बैंक्स के लिए एक तरफ कासा बैलेंसेस इंप्रूव हुई है, सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज करीबन 2 से 3 लाख करोड़ रुपए लोन को रीपेमेंट में गए हैं। जी हाँ। अभी क्या है कि किसको नहीं पता था कि कितना अच्छे लोन को रीपे किया, कितना एनपीएस को रीपे किया है। जैसे अभी डेटा आ रहा है, लगता है कि जो लोग ने एनपीए, यानी क्या होता है कि ना एनपीए करने से थोड़ा उनका रेट बढ़ जाता है, तो लोग सोचते हैं कि मैं मारवाड़ी से बोरो करने से ये फिर भी बेहतर है, तो उसको छोड़ देते हैं। पर अब जो कैश का सवाल आ गया तो जाके वो जो लोन पहले पे नहीं करते उसको उन्हें खर्च कर दिया, क्योंकि अगर अकाउंट में डालते पैसा तो उसका गणित करना था, ठीक बात, तो उसको दिखाना था कि यह कहां से लोन पे करने से कोई पूछताछ नहीं। तो ये बैंक्स के लिए एक अच्छी खबर आ गई कि बैड लोन जो है, डिले जो हो रहे थे, बैड में नहीं कहूंगा, जो अंडर प्रेशर लोन्स जो थे वो थोड़ा क्लियर हो गए हैं। अब तो लोगों को उधार दे के कह रहे हैं कि यार रख लो मेरा पैसा, कोई बात नहीं, बाद में ले लेंगे, चाहे आप उससे अपना कर्ज वापस कर। करेक्ट, एब्सोल्युटली। ये इंटरेस्टिंग है। तो आधी समस्याएं तो पैसा वापस आने से दूर हो जाती है, जो मतलब काफी बड़ी बीमारियों का सॉल्यूशन तो पैसा ही। अब क्योंकि पैसा, अब एक और चीज जो कल बड़ी हुई सर, जीएसटी पर बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, जिसकी वजह से बाजार आज बड़ा पॉजिटिव भी हो गया। करेक्ट, क्योंकि ड्यूअल कंट्रोल को लेकर लग रहा था कब तक मामला सुलझेगा, और फिर सितंबर से आगे लटक गया, तो संसद में फिर से जाना लंबा प्रोसेस, और सरकार ने बड़े मजबूती से कल कहा है 1 जुलाई से लागू करना है। करेक्ट, ये कितना पॉजिटिव है। और फिर इसके चलते दूसरा सवाल जो मेरा है, कंजम्पशन से जुड़े स्टॉक्स में मार्केट लीडर्स खरीदने का वक्त है? नॉट येट। ये सेकेंड क्वेश्चन को मैं पहले आंसर करूंगा, क्योंकि कंज्यूमर का असर अभी तक पूरा दिखा नहीं है। इस क्वार्टर और नेक्स्ट क्वार्टर में दिखेगा, दाम गिरेंगे तब खरीदने का है। ओके, थोड़ा वेट एंड वॉच। हमारी भी जो रूरल फंड है जिसके ऊपर कंजम्पशन एक इम्पोर्टेंट थीम है, वहां पे भी हम थोड़ा अभी कैश 7 से 10% कैश रख रहे हैं उस फंड में, क्योंकि अभी खरीदने का टाइम आएगा, आउटलुक बेहतर होगा, मगर ये जो अभी अर्निंग सीजन है उसमें थोड़ा उसका असर दिखेगा, अभी जल्दबाजी नहीं करने का। 1 सेकेंड इज बजट के लिए मार्केट थोड़ा बहुत आगे रनअप हो रहा है कि बजट बहुत पॉजिटिव होगी। मेरा पहले सोच था कि बजट तक मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल रहेगी और बजट के पास दौड़ेगी। अब तो क्या हो रहा है, मार्केट वो बजट को बहुत पॉजिटिवली डिस्काउंट करके थोड़ा आगे दौड़ रहा है। इससे थोड़ा डरावट है कि ये शॉर्ट टर्म में बजट की इतनी उम्मीदें रख के जाना वो भी अच्छी नहीं आती है, क्योंकि क्या है कि गवर्नमेंट की सोच भी अभी ऐसा है कि एक तरफ करंट अकाउंट डेफिसिट को कहां तक रखे, फिस्कल डेफिसिट को कहां रखे, 3 पे रखे या 3.5 पे रखे, तो 3 पे रखे तो उनका टाइट हो जाता है मामला। तो ½ तो किस में करे, क्या अभी सोशल सिक्योरिटी की बात करें, अगर पैसा बांट दे तो एक तरफ रेटिंग एजेंसीज बाहर जो देखते हैं अपने बजट की में, ऐसे सोशल सिक्योरिटी स्कीम से वो नाराज होंगे, उनको क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट। तो मेरे ख्याल में अभी बजट के बाद थोड़ा वेट करके देखना चाहिए किस तरफ मोड़ती है अर्निंग्स प्लस बजट, उसके बाद खरीदारी करनी चाहिए। अच्छा सर, इश्यूज जो हैं वो काफी बेहतरीन लाइंड अप हैं। अभी डीमार्ट का इशू आने वाला है, सबको इंतजार है, और बीएससी का आईपीओ अब आने वाला है। उससे पहले जो कल सीपीएससी के ईटीएफ खुल रहा है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्या जबरदस्त तेजी पीएसयू स्टॉक्स में बन गई इसके आने से पहले? करेक्ट, बिकॉज क्योंकि गवर्नमेंट का जो भी स्पेंडिंग प्रोग्राम है, एक तरफ डायरेक्ट डिपार्टमेंट्स के थ्रू होती है, सेकंड पीएससीज के थ्रू होती है, सेकंड इज इन्वेस्टमेंट का भी मामला है, क्योंकि गवर्नमेंट को फाइनेंसिंग भी रेस करनी है। तो अभी पीएससी थोड़ा लाइमलाइट में है, और ये ईटीएफ ऐसी है कि एक बहुत लो कॉस्ट मेथोडोलॉजी ऑफ एंटरिंग दिस, क्योंकि म्यूचुअल फंड में देखिए पीएसयू वाले फंड ज्यादा नहीं है, ठीक बात, राइट, बट पीएससी ईटीएफ एक अच्छा मौका है कि एक मार्केट का जो है ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है
और गवर्नमेंट भी इसमें थोड़ा बेनिफिट दे रही है कि 5% का डिस्काउंट दे रही है, तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय, बिकॉज अल्टीमेटली पीएसयूज आर द ज्वेल्स ऑफ इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट के जो है। तो मेरे ख्याल में ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये पीएसयूज का ग्रोथ बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि धीरे धीरे इनके पास देखिए एसेट्स जो होते हैं, इनके पास लैंड पुराना जमाने में जवाहरलाल नेहरू को टाइम से उनको लैंड मिल रहा था बहुत सस्ते है, उसको अनलॉक कर दिया एक पीपीपी में, तो अच्छा एक फ्यूचर पोटेंशियल दिख सकता है। दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। तो सर ये बताएं कि अब तेजी तो भले इतनी हो गई है और बाजार मजबूत भी है, कोई रीजन से नीचे आता नहीं है, करेक्ट। बजट के पहले अब क्या खरीदना चाहिए? देखिए मेरे ख्याल में बैंकिंग को सेफ है खरीदना अभी भी प्राइवेट दोनों क्योंकि प्राइवेट का क्या होगा कि कंजम्पशन बूम का बेनिफिट और ये रेट के कारण हाउसिंग लोन पर वो उसका बेनिफिट आएगा। तो पीएसयू बैंक्स को क्या है कि एनपीएस में जो सुधार आएगी और उसके कारण उनके जो वैल्यूज बहुत दबे हुए हैं, राइट, उनके कारण यू कैन सी अ वैल्यूएशन पिकअप ऑल्सो इन द पीएसयू सेक्टर। और डिमांडेशन का इफेक्ट ज्यादा पीएसयू बैंक्स को होगा, बिकॉज वहां पे ही उनको रूरल का नेटवर्क है जहां पे पैसा आ गया है। तो मेरे ख्याल में बैंकिंग इज अ सेफ प्ले, वेदर इज बिफोर बजट आफ्टर बजट, बिकॉज डेफिनेटली द स्कोप। और एक चीज है बैंकिंग में क्या है कि कंपेयर टू एनी अदर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, लो फार्मा, लो कंजम्पशन, जो भी है, स्केलेबिलिटी ऑफ द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस तो किसी को वो छू नहीं सकता है। क्योंकि अगर आप कहेंगे हीरो होंडा क्या उसका 1 करोड़ मोटरसाइकिल बन सकता है 3 साल में? बिल्कुल नहीं, उतना तो लैंड, लेबर, ये, पर बैंक क्या 10 टाइम्स अपना बिजनेस बढ़ा सकती है? बिल्कुल। तो वो स्केलेबिलिटी जो है बैंकिंग, तो आप जो भी देख रहे हैं अभी ना, वो इट्स नथिंग कंपेयर टू द फ्यूचर आउटलुक। और सेकंड, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ बैंक्स का बहुत एक मिलना जुलना होता है, तो डेफिनेटली मेरे ख्याल में ओवरऑल। एंड थर्ड इसके इस सेक्टर में कि क्या है कि अगर आप म्यूचुअल फंड के रूट अपनाए ना, तो नए नए जो कंपनीज आ रहे हैं उसका फायदा, जैसे माइक्रो फाइनेंस कंपनी, जैसे इंश्योरेंस कंपनी, जैसे अभी एएमसीज की लिस्टिंग होने वाली है। तो बैंकिंग सेक्टर फंड्स में अब 18-20 फंड्स है म्यूचुअल फंड्स के पास, ऐसे फंड्स में आप डालेंगे तो वो अपॉर्चुनिटी उठाएंगे कि ऐसे उसमें आईपीओ आते हैं, उनमें उनको अलॉटमेंट मिलता है, तो वो सेक्टर आप आंख बंद कर से बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर को आप खरीद सकते हैं बिफोर बजट या आफ्टर बजट। ये अच्छी बात कही, क्योंकि बैंकिंग शेयरों से कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस आवाज के लिए, आज वक्त निकालने के लिए। और इस बीच देखिए आज के टॉप 3 गेनर जो दिख रहे हैं, एसआरएफ, सीएट और यूपीएल, ये तीनों के तीनों शेयर हमारे आइडेंटिफाई किए गए शुरुआती कारोबार को देखते हुए। लेकिन जाते जाते एक स्टॉक हेमंत, जनरली हम जाते जाते बताने की कोशिश करते हैं जिस पर नजर रखनी चाहिए, जिस पर एक्शन शुरू हो रहा है, सन टीवी। सन टीवी पर नजर रखिए, प्राइस और वॉल्यूम एक्शन शुरू होता दिख रहा है। आगे वाले शोज के लिए ये स्टॉक आपके लिए कारगर साबित होगा। फिलहाल पहला सौदा में आज के लिए इतना ही। लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। प्रियंका संभव दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगी, जो लेकर आएंगी कमोडिटी बाजार की ओपनिंग भी और आपके तमाम सवालों के जवाब भी। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत, नमस्कार।